नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 21 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर चैनल पर नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के हीरो को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरो को, और अब वे पन्ना डायमंड के नाम से वैश्विक बाजार में बेचे जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिशें प्रदान करती आयोग की रिपोर्ट सौंपी है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट सौंपी है 2026 से लेकर 2031 तक। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि AIU ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित की है? तो दोस्तों ये है अल फलाह विश्वविद्यालय, जो कि है फरीदाबाद में। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में किया है? तो दोस्तों ये जो एशियाई बीज कांग्रेस 2025 है वो हुई है मुंबई में। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना है ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। कुमकी हाथी वैसे हाथी होते हैं जो जंगली हाथियों को कंट्रोल करते हैं ताकि मानव और हाथियों के बीच का संघर्ष को कम किया जा सके, और इनका प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है आंध्र प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर बैंक का नया गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर बैंक के नए गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष बने हैं शंकर सुब्रमण्यम कृष्णा। 97वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2025 समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये हुआ था लॉस एंजलिस में। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भारत में किस देश को आधिकारिक तौर पर साझेदार देश यानी कि कंट्री पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 आप जानते ही हो कि ये नागालैंड में मनाया जाता है, और अब इसका कंट्री पार्टनर बन गया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुई है कीर्ति सुरेश, जो कि साउथ की फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये द डॉन अवार्ड 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों के शासन के दौरान ले जाए गए 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र को वापस लाने के लिए यूके से बातचीत कर रहा है? तो दोस्तों ये जो वृंदावनी वस्त्र है इसे वापस लाने के लिए यूके के साथ बातचीत कर रही है असम सरकार। सकुराजिमा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है वह जापान के किस द्वीप पर है? तो दोस्तों ये जो सकुराजिमा ज्वालामुखी है वो जापान के क्यूशू द्वीप पे मौजूद है। किस भारतीय पत्रकार को टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स की श्रेणी में आ गए हैं सोनम वांगचुक। प्रतिष्ठित सेविलियर डील ऑर्डर आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार 2025 से किस भारतीय कला निर्देशक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है थोटा थरानी जी को। और कल का आखिरी क्वेश्चन था, पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 है जो कि ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, ये मिला है अमला अशोक रुइया को। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन जिसे हमने फटाफट से फ्लैश रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है,
20 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व बाल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो दोस्तों यह बात हो रही है विश्व बाल दिवस यानी कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2025 की। तो इस बार की थीम थी मेरा दिन मेरे अधिकार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और उसके बाद 1989 में इसी दिन बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया गया था, जो बच्चों के अधिकारों पर कानूनी रूप से बाह्यधारी दस्तावेज है और इसका मुख्य उद्देश्य है हर बच्चे के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शोषण से सुरक्षा। दोस्तों ये जो दिन है एक वैसा ही दिन 14 नवंबर को भी मनाया जाता है जिस दिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, यानी कि चाचा नेहरू जी का। पर वो दिन जो है वो सिर्फ भारत में मनाया जाता है और ये विश्व लेवल पर मनाया जाता है। तो एक बार उस पर भी नज़र डाल देते हैं। 14 नवंबर को जो भारत का बाल दिवस मनाया जाता है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी शिक्षा पर दिए गए महत्व के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और ये जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है वह सिर्फ भारत में मनाया जाता है, जबकि ये जो दिन है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2025 मनाया गया नवंबर 20 को और इसका थीम था मेरा दिन मेरा अधिकार, यानी कि माई डे माई राइट्स। किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिक के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो देश है जिसने अब वीजा मुक्त प्रवेश बंद कर दिया है वो देश है ईरान। ईरान ने 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए जो वीजा मुक्त प्रवेश था उसको अब बंद कर दिया गया है। ईरान ने मूल रूप से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त सुविधा की घोषणा तो की थी, लेकिन यह केवल हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश करने वाले यात्रियों तक ही सीमित थी। यह निलंबित करने का एक कारण यह भी है कि भारत ने ईरानी नागरिकों को इसी तरीके की वीजा मुक्ति सुविधा प्रदान नहीं की थी और इसीलिए 22 नवंबर 2025 के बाद से भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा के लिए अब वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की नवीनतम ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के मामलों की घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 आई है उसमें भारत ने 2015 से लेकर 2024 तक में 21 तक की गिरावट दर्ज की है। WHO के हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत की जो गिरावट देखी गई है वह है 21% और अगर वैश्विक लेवल की बात करें तो वैश्विक स्तर पर टीबी मामलों की औसत 12% की गिरावट आई है। अगर भारत की बात करें तो 2015 में 237 मामले प्रति लाख जनसंख्या से घटकर अब 2024 में 187 मामले प्रति लाख जनसंख्या हो गई है, यानी कि पहले 2015 में 1 लाख जो मानव आबादी थी उसमें से 237 लोगों को टीबी पाया जाता था, लेकिन अब यह संख्या घटकर हो गई है 187। भारत में उपचार कवरेज 2015 में जो था वो सिर्फ 53% था, लेकिन अब 2024 में वो 92% हो गया है और इसका प्रमुख कारण है टीबी मुक्त भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और निक्षय पोषण योजना जैसी सरकार की विविध पहल। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है वो बन गया है पैरा सोशल। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये आप पोस्टर में भी देख सकते हो, ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो नवंबर 2025 में कुरुक्षेत्र हरियाणा के पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर प्रारंभ ये हुआ है और इसके दौरान एक और मेला भी शुरू हुआ है जिसका नाम है सरस एवं शिल्प मेला। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि सरस एवं शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ है तो भी आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र हरियाणा। और अगर पूछे कि गीता महोत्सव का आरंभ कहाँ से हुआ है तो वो भी है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये जो गीता महोत्सव है इसका उद्देश्य है भगवत गीता के सार्वभौमिक संदेश और दर्शन का प्रचार प्रसार करना और साथ ही
यह धर्म और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के राजनयिक और पर्यटक भाग लेते हैं। 2025 के संस्करण में भी विदेशी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो वह पवित्र भूमि मानी जाती है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में वार्षिक बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट्स इंटरैक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट्स इंटरैक्शन प्रोग्राम हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। वार्षिक बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट इंटरैक्शन प्रोग्राम सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज नई दिल्ली में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे, तो आपको याद रखना है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में की थी। और यह पहल विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के प्रयासों का हिस्सा है। और उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के युवा राजनयिकों के बीच सहयोग को मजबूत करना और उन्हें भू राजनीतिय, भू आर्थिक परिदृश्य और सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परिचित कराना है। और ये जो सम्मेलन हो रहा है यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट और ईस्ट एक्ट नीतियों का भावना का अनुरूप है। दोस्तों आपके लिए क्लासरूम क्वेश्चन है कि ये जो यहाँ बात हुई है बिम्स्टेक की, तो आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम कमेंट में लिखना है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 यानी कि WTDC 25 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो WTDC 25 है वो हुआ है बाकू अजरबैजान में। और ये जो सम्मेलन है ये 17 से 28 नवंबर 2025 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित होगा। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस उत्पादक को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों आप जैसे कि इमेज में देख ही रहे हैं ये है मेरठ का बिगुल। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है? तो दोस्तों ये सबसे कम आबादी वाला देश है जिसने फीफा विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर दिया है, वो देश है कुराकाओ। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी कि CCPI 2026 जिसका पूरा नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक आई है 23वीं। और अगर पिछले साल की बात करें यानी कि 2025 की, तो उसमें भारत की रैंक थी 24 और इस बार आई है 23वीं, यानी कि भारत ने इसमें इस बार प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। और अगर शीर्ष तीन स्थान की बात करें तो जो टॉप के 3 जगह है वो खाली है। भारत के पहले तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को किस राज्य में पायलट आधार पर मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये जो तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने भारत का पहला तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। जो भी पहला होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये से याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र में जो जुन्नूर वन प्रभाग है जो कि पुणे जिले में है, वहां पे तेंदुओं की आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और इससे होता क्या था कि जान माल को नुकसान हो रहा था और इसीलिए आबादी को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष हो रहा था। और इस कार्यक्रम में गैर इनिशिएटिव तरीकों का उपयोग करके मादा तेंदुओं का रासायनिक गर्भ निरोधक किया जाएगा। और यह पहल महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीवन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने निवासियों को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मी सेवा? तो ये किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों जैसे कि आप इसका ऑफिशियल पोस्टर देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हैं मी सेवा और ये है व्हाट्सएप। तो ये शुरू की है तेलंगाना ने। इससे होगा क्या दोस्तों
कि जितनी भी सरकारी सेवाएं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे जो ऐसे सर्टिफिकेट है जिसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, वो अब आपको सीधे व्हाट्सएप से वो आप उसकी सुविधा ले पाएंगे। हाल ही में भारत को किस वर्ष तक के लिए एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु कोडेक्स कार्यकारी समिति यानी कि कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों भारत को अब 2027 तक के लिए फिर से पुनर्निर्वाचित किया गया है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 है, जो कि पहला था, वो आयोजित हुआ है कोहिमा में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था नागालैंड के कोहिमा में और उद्देश्य था इसका राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और इसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में सहकारी समितियों की भूमिका, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन था। यह नागालैंड के इतिहास में पहला राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन है जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए सहकारिता क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। आज का आखिरी सवाल, किस प्रसिद्ध अभिनेता को 16वें गवर्नर्स अवार्ड से मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कल ही हमने ये क्वेश्चन देखा था कि अवार्ड कहाँ हुए थे, तो आज ये है कि इसमें 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स किस अभिनेता को मिला है। तो दोस्तों ये जो एक्टर है इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, ये है टॉम क्रूज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो यह टॉम क्रूज के 40 साल से भी लंबे करियर में उनका पहला ऑस्कर है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उन्हें यह पुरस्कार किसी विशेष फिल्म के अभिनय के लिए नहीं मिला, बल्कि मानद ऑस्कर के रूप में सिनेमा में उनके समग्र जीवन में जो उन्होंने योगदान दिया है और जो भी उपलब्धियां की है उसके लिए मिला है। जैसे हमारे यहाँ होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बस उसी तरीके का यह है ऑनरी अवार्ड। यह पुरस्कार उन्हें 16 नवंबर 2025 को आयोजित 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स समारोह में प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले भी 4 बार टॉम क्रूज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर वो जीत नहीं पाए थे। और वो 4 फिल्में थी उनकी, बॉर्न ऑफ द 4th ऑफ जुलाई, जेरी मगुएरे, मैग्नोलिया और टॉप गन। ये चारों फिल्मों के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उस टाइम पे वो जीत नहीं पाए थे, पर अब उन्हें मानद ऑस्कर के रूप में ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन इस क्विज में पूछे जाते हैं उसके आंसर आप कमेंट में लिखा करो, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे उसमें आपको अच्छे से अच्छे फायदा होगा। आज का पहला ब्रेन बूस्टर क्विज है, हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? और आज का आखिरी सवाल, किस प्रसिद्ध अभिनेता को 16वें गवर्नर्स अवार्ड से मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसमें रहे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।